दोस्तों, कर्नल जावेद की मौत को 72 घंटे बीत चुके थे और एलओसी पर तैनात पूरा आर्मी बटालियन ये मान चुका था गद्दारी की कहानी अब खत्म हो चुकी है। फाइलों में उसे आतंकी मुठभेड़ में मारा हुआ दिखा दिया गया था। फाइल क्लोज हो चुकी थी। सेना के बड़े अधिकारी से लेकर जवान तक सब अपने सामान्य रूटीन में लौट चुके थे, लेकिन खुफिया विभाग रॉ के ऑफिस में एक लाल फाइल अभी भी खुली हुई थी और उस फाइल पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे। सिर्फ 3 शब्द चमक रहे थे, नेटवर्क अभी जिंदा है। यानी कि आर्मी बटालियन में, सेना के अंदर, सेना की वर्दी में अभी भी गद्दार मौजूद है जो सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के आतंकियों तक पहुंचा रहा है। लेकिन वो गद्दार है कौन और पकड़ा कैसे जाता है? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। लेकिन एक कहानी शुरू करूं इससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं, जिन्होंने कल का वीडियो जो मैंने डाला था जिसका शीर्षक था सेना का कर्नल जावेद निकला पाकिस्तानी जासूस, पकड़ा कैसे गया पूरा सच, ये वीडियो मैंने कल ही डाला था। जो हमारे नए दर्शक हैं, नए दोस्त हैं, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। उनको समझने के लिए छोटा सा मैं रिकैप बता देता हूँ ताकि ये वीडियो वो आसानी से समझ सके। एलओसी पर तैनात बटालियन में कर्नल साहब थे जावेद अख्तर और मेजर साहब थे अर्जुन यादव। अर्जुन यादव कोई भी आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते तो उल्टा पड़ जाता था। आतंकी ही हावी हो जाते थे और ऑपरेशन सक्सेस होने से पहले ही आतंकी उन पर गोलाबारी करने लगते थे। कई बार मेजर अर्जुन और उनके जवानों का जान आफत में पड़ते पड़ते बची थी और ये शक रॉ के चीफ राजीव चौहान को बताते हैं। और राजीव चौहान जब इसका इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि राव की एक तेज तर्रार एजेंट रिया सेन जो रेहाना बन के आतंकियों के बीच रह रही थी, वो पूरी कहानी में आतंकियों का पर्दाफाश करती है और बटालियन में कर्नल जावेद गद्दार है ये भी बताती है। जब कर्नल जावेद का पर्दाफाश होता है तब मेजर अर्जुन उसे गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद उसे आतंकी मुठभेड़ में मारा हुआ दिखाते हैं, क्योंकि ये सेना की मजबूरी थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होता और कागजी कार्रवाई होता, इसलिए उसे शहीद मान लिया गया। उसके मरने के 72 घंटे बीत चुके थे। एलओसी बॉर्डर पर जो बटालियन थी, सभी जवान और ऑफिसर अपने रूटीन पर आ चुके थे। सबने ये जान लिया था कि गद्दारी का अब कहानी समाप्त हो गया, लेकिन गद्दारी की जो नई कहानी खुलने वाली थी उससे वो अनभिज्ञ थे। और दोस्तों, ये कहानी फिर यहीं से शुरू होती है। आइए इसे जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, रात के 10 बजे दिल्ली का राव हेडक्वार्टर, जो खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर है, वहाँ राव के चीफ राजीव चौहान बैठे हुए थे और कर्नल जावेद अख्तर से संबंधित फाइल को तलाश रहे थे। कई घंटों से वो जावेद के पूरी फाइल, पूरी कुंडली तलाश रहे थे और आखिरकार एक फाइल में मिल जाता है। और फाइल में 3 शब्द लिखा हुआ था, नेटवर्क अभी जिंदा है। और 3 लोगों का नाम था और एक का नाम लाल पेन से कट किया हुआ था और बाकी 2 का नाम अभी सलामत था। एक नाम था साजिद खान और दूसरा नाम था दानिश अली। दोस्तों, राव के एजेंट राजीव चौहान के माथे पर बल पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तुरंत वो मेजर अर्जुन यादव को फ़ोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बटालियन में साजिद खान और दानिश अली नामक 2 जवान आर्मी के मौजूद हैं? मेजर साहब तत्काल बोलते हैं, हाँ, ये दोनों जवान हमारे बटालियन में हैं और ये कर्नल जावेद अख्तर के एक रनर का काम करता था और दूसरा सिपाही उसका सहायक था। तभी राव के चीफ बोलते हैं कि दोस्त, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। गद्दारी की जड़ बहुत गहरा अंदर तक है। मेजर अर्जुन यादव पूछना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। राजीव चौहान बोलते हैं कि फ़ोन पर मैं सारी बातें नहीं बता सकता, कल मैं एलओसी पर सुबह सुबह ही पहुंच रहा हूं। आप ब्रिगेडियर किरण सक्सेना के साथ हमारी मीटिंग फिक्स कराइए। दोस्तों, मेजर अर्जुन यादव तुरंत ब्रिगेडियर किरण सक्सेना से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि राव का चीफ राजीव चौहान आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, ब्रिगेडियर साहब एक मीटिंग फिक्स करते हैं और सुबह सुबह ही हेलीकॉप्टर से राव के चीफ राजीव सक्सेना एलओसी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बार रूम के एक गुप्त कमरे में ब्रिगेडियर किरण सक्सेना, राव के चीफ राजीव चौहान, राव की एक एजेंट रिया सेन और मेजर अर्जुन यादव चारों मीटिंग में मौजूद थे। और राजीव चौहान बताना शुरू करते हैं कि गद्दारी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इस बटालियन में कई गद्दार और मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी आवाज़ सुनने से पहले हमें सावधानी से निगरानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो सावधान हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे।
और कई लोग पकड़ाते पकड़ाते बच जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम सावधानी से उन पर नज़र रखें। उनके साथ कई और नाम आएंगे। एलओसी पर आज तक जो घटनाएं हुई हैं, हमारे भारतीय जवान बहुत सारे मारे गए हैं। ये आतंकियों के बलबूते पर नहीं मारे गए हैं, बल्कि हमारे ही अंदर गद्दार के कारण मारे गए हैं। और इतिहास गवाह है, भारत जब भी कभी झुका है तो सिर्फ गद्दारी के सामने। हर युग में गद्दार हुए हैं और इन गद्दारों ने भारत का नामो निशान मिटाने पर तुल गए थे। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गद्दारों के कारण ही मारे गए या पकड़े गए। दोस्तों, सामने था दो टारगेट, साजिद खान और दानिश अली। इन दोनों का ठेका दिया जाता है रिया सेन को, और रिया सेन गुपचुप तरीके से इन दोनों के पीछे लग जाती है। लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और कोई भी ये असमान गतिविधि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ये समान रूटीन में जी रहे थे। लेकिन रिया हार मानने वाली में से नहीं थी, बिल्कुल बाज वाली नजरें इन दोनों पर टिकी हुई थी। और ठीक दूसरे दिन के 3 बजे जब सभी सेना, सभी फौज खाना खा के आराम कर रही थी, साजिद अली निकलता है धीरे धीरे अपने बैरक से और उसी झुरमुट झाड़ी की तरफ जाता है जहां बहुत सारा घने पेड़ थे। रिया सेन की छठी इंद्रियां सतर्क हो जाती है और तुरंत राजीव चौहान को फ़ोन करती है और कोड वर्ड में बोलती है कि टारगेट मूव कर रहा है। राजीव चौहान का आदेश आता है कि वो नज़र से नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, रिया सेन उसे दूरी बनाए हुए उस पर बाज वाली पैनी दृष्टि रखती है। लेकिन साजिद खान को सपने में भी ये भनक नहीं था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो झुरमुट वाले स्थान पर मिलता है, एक नकाबपोश वहाँ पे आता है और साजिद उससे कुछ बातें करता है। तभी रिया सेन उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है। उसके बाद मेजर अर्जुन यादव को ये फ़ोटो दिखाया जाता है। वहाँ पर राजीव चौहान भी मौजूद थे। फिर क्या था, साजिद खान और दानिश अली दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार भी गुपचुप तरीके से किया गया था ताकि बटालियन में हड़कंप ना बचे। और ऐसे भी खुफिया विभाग राव के जो काम करने का तरीका होता है दोस्तों, बिल्कुल गुपचुप तरीका होता है। बगल वाले को भी पता नहीं चलता कि हो क्या गया। दोनों को उसके कमरे से उठा लिया जाता है और एक गुप्त कमरे में दोनों को बांध दिया जाता है। अब उससे शुरू होता है पूछताछ का दौर। और वहाँ मौजूद थे ब्रिगेडियर करण चौहान, मेजर अर्जुन यादव, राव के चीफ राजीव चौहान, राव के एजेंट रिया सेन। कमरे का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण, वातावरण भारी था और दोनों साजिद और दानिश के चेहरे पर तनाव काफ़ी व्याप्त था। मेजर अर्जुन यादव पहुंचते हैं और दोनों पर एक पैनी निगाह डालते हैं। अब बोलते हैं कि मुझे अगर किसी चीज़ से नफरत है तो वो है गद्दारी। तुम लोग सीधे सीधे बता दो कब से ये काम कर रहे हो। दोनों साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अर्जुन यादव बोलते हैं कि सेना की वर्दी पहनकर सेना से गद्दारी कर रहे हो, तुम्हारा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें कोई सज़ा दूं, उससे पहले तुम बता दो और अपना गुनाह कबूल कर लो, शायद तुम जिंदा बच जाओ। साजिद और दानिश की आंखें मिलती है, चेहरे पर तनाव आता है, लेकिन जुबान से कोई वाक्य नहीं निकलता। दोनों मानने को ये तैयार नहीं थे कि वो गद्दार हैं। मेजर अर्जुन पूछते हैं तुम जावेद अख्तर के संपर्क में कब आए। दोनों सपाट से बोलते हैं कि सर, जब मैं यहाँ पोस्टिंग आया था तब से मैं उनके संपर्क में था। एक कर्नल जावेद अख्तर का रनर था और दूसरा सहायक था। अब दोस्तों 1 मिनट रनर और सहायक के बारे में समझ लीजिए। सेना में रनर उसे बोलते हैं जो अधिकारी के ऑफिस के सामने बैठा रहता है। किसी को बुलाना हो या कोई मैसेज पास करना हो या कोई सूचना देना हो तो वो रनर को बताता है, रनर जाकर उसे बता देता है। ये काम होता है रनर सिपाही का, जो कि हर बटालियन में हर ऑफिसर को एक रनर मिलता है। और सहायक, सेना में हर अधिकारी को एक सहायक भी मिलता है जो कि उसके घर का छोटा मोटा काम करता है। बूट पॉलिश से लेकर, कुत्ता घुमाना से लेकर, सब्जी लाना से लेकर, वर्दी तैयार करने तक, बच्चों को स्कूल छोड़ने तक, ये सब काम सहायक का होता है। और कर्नल जावेद अख्तर ने दानिश अली और साजिद को, दोनों को एक को रनर एक को सहायक बना रखा था। और तीनों मुस्लिम मिलकर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। लेकिन अब इनका पर्दाफाश हो चुका था। मेजर अर्जुन यादव बोलते हैं तुम लोगों ने अभी तक जो गुल खिलाया हमें सब मालूम है। कर्नल जावेद अख्तर की सारी फाइल मिल चुकी है। अच्छा है तुम कबूल कर लो। लेकिन दोनों कुछ भी नहीं कबूलते हैं। राव के चीफ राजीव चौहान अर्जुन यादव को कुछ इशारा करते हैं। उसके बाद अर्जुन यादव, ब्रिगेडियर करण सक्सेना और राव के चीफ राजीव चौहान बाहर निकलते हैं। राजीव चौहान बोलते हैं ये ऐसे नहीं टूटेंगे, इन दोनों को अलग अलग कमरे में शिफ्ट करो। इनसे अकेला पूछताछ होगी और साइकोलॉजिकल पूछताछ होगी, तब ये टूटेंगे। और ये पूछताछ का जिम्मा आप मेरे जिम्मे छोड़ दो। दोस्तों उसी वक्त दोनों को 2 अलग अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। रात भर दोनों को भूखा रखा जाता है। दोस्तों दूसरे दिन
राव के चीफ राजीव चौहान उनसे पूछताछ करते हैं और साइकोलॉजिकल तरीके से टॉर्चर करते हैं। अब बोलते हैं दानिश, साजिद ने तो अपना अपराध कबूल कर लिया, उसके ऊपर इंक्वायरी चलेगी, उसे मामूली जेल होगी और कुछ भी नहीं होगा। बेहतर होगा तुम भी अपना अपराध स्वीकार कर लो, वरना बेमौत मारे जाओगे। गद्दार घोषित करके तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। और तुमने देखा तुम्हारे कर्नल जावेद अख्तर को कैसे गोली मारा था मेजर अर्जुन यादव ने। दानिश बोलता है सर मैंने कुछ भी नहीं किया। राजीव चौहान बड़ी गंभीर स्वर में बोलते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो तुम मेजर अर्जुन का गुस्सा जानते हो। तुम्हें गोली मारने में 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। जब तुम्हारे कर्नल को गोली मार सकता है, तुम तो मामूली सिपाही हो। दोस्तों, दानिश की कनपटी से पसीना निकलने लगता है, वो कुछ व्याकुल सा हो जाता है और इसी का फायदा राजीव चौहान उठाते हैं। पूछते हैं तुम सही सही बता दो। तभी दानिश बोलता है कि सर, भले ही मैं सेना में सिपाही था और कर्नल जावेद अख्तर हमारे सीनियर अधिकारी थे, लेकिन हकीकत में ये उल्टा था। कर्नल जावेद अख्तर एक मामूली सा मोहरा था और हम उसके सीनियर थे। दोस्तों, ये बात राजीव चौहान को समझ में नहीं आती है। मेजर अर्जुन यादव सख्ते में आ जाता है कि बोल क्या रहा है। ब्रिगेडियर करण चौहान को बुलाया जाता है। जब उनके सामने बातें दोहराई जाती है, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है। अब सारा भेद से पर्दाफाश होने वाला था। तभी रिया सेन साजिद अली को भी लेके आ जाती है और दोनों अपराधी को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। तब दानिश बोलना शुरू करता है कि सर, बात 2019 की थी और मैं पाकिस्तान ISI का एजेंट हूँ और साजिद भी पाकिस्तानी ISI का एजेंट है। हम लोग राजस्थान के गौरी सर के रास्ते घुसपैठ किए थे और तभी कर्नल जावेद अख्तर मेजर हुआ करता था और तब से हमारे लिए काम कर रहा है। फिर हमने प्लानिंग बनाई कि हमें सेना में भर्ती करा दो, ताकि हमारा साथ लंबा रहेगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। और कर्नल जावेद अख्तर काफ़ी पहुंच वाला आदमी था और अपने पहुंच के बल पर और पैसे के बल पर राजस्थान का ही एक फर्जी निवासी हमारा बनाया गया, जो कि गौरी सर का है। वहीं का आधार कार्ड बनाया गया फर्जी और फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर हमें भर्ती करा दिया सेना में और ट्रेनिंग के बाद हमें यूनिट में भेज दिया गया। तब तक कर्नल जावेद अख्तर लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुका था। मेजर से उसकी प्रोन्नति हो गई थी और अपने पहुंच और अपने रुतबा के बल पर और पैसे के बल पर उसने हम दोनों की पोस्टिंग अपने बटालियन में करा ली और समय बीतने के बाद वो कर्नल बन जाता है। अब उसके हाथ में बटालियन की कमान आ जाती है। अब वो खुलकर पाकिस्तान के साथ सहयोग करने लगा था और हम दोनों उसके अधिकारी थे और रोज़ रात को हमारी एक मीटिंग होती थी। दोस्तों, ये सुनकर राजीव चौहान, ब्रिगेडियर करण सक्सेना, मेजर अर्जुन यादव के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतनी गहरी प्लानिंग, इतना ज़बरदस्त प्लान जिसको कोई भेद नहीं सकता था। सेना के अंदर, सेना की वर्दी में पाकिस्तान के ISI एजेंट, किसी को कानो कान भनक नहीं। सोचिए दोस्तों, LOC पर JNK में जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं, इसके पीछे यही गद्दार हैं। दोस्तों, मेजर अर्जुन यादव काफ़ी गुस्से में आते हैं, अपना पिस्टल निकाल लेते हैं। अब बोलते हैं तुम गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं है। दानिश अली एक गहरी मुस्कान मुस्काता है। अब बोलता है मेजर, मुझे मार दो, लेकिन जब तुम्हें यह पता चलेगा कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी और कहानी फिर से एक नई यहाँ से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर मेजर अर्जुन के हाथ रुक जाते हैं। राव के चीफ राजीव चौहान बोलते हैं कि पूरी बात बताओ, मरना तो तुम्हें है ही। दानिश बोलता है अब तो मैं ऐसे भी बचने वाला नहीं हूँ। अगर मैं नाम बता दिया तो भी मर जाऊँगा और नहीं बताया तो भी मेजर अर्जुन मुझे मार देगा। लेकिन जाते जाते तुम लोगों को जरूर शॉक करके जाऊँगा, क्योंकि कर्नल जावेद अख्तर तो मामूली सा मोहरा था। मेन मास्टरमाइंड, मेन खिलाड़ी तो अभी जिंदा है और कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि तुम्हारे सेना के अंदर ही है और सुरक्षा तंत्र का बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है, जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता। और तुम लोग अगर उसका नाम बता दूंगा तो तुम्हारी पतलून गिली हो जाएगी और तुम भी बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ब्रिगेडियर करण सक्सेना काफ़ी गंभीर मुद्रा में बोलते हैं, इसलिए कर्नल जावेद अख्तर आज तक जिंदा था, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया था। उसके सिर पर जरूर कोई बड़े अधिकारी का हाथ था। दोस्तों, मेजर अर्जुन यादव दानिश की कनपट्टी में पिस्टल लगा देते हैं और बोलते उसका नाम बता। और दोस्तों, दानिश जो नाम बताता है, सच में ऐसा धमाका होता है, ये सुनकर मेजर अर्जुन यादव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ब्रिगेडियर करण चौहान के कनपट्टी से पसीना निकलने लगता है। राव के चीफ राजीव चौहान को भी यकीन नहीं होता है और राव की एजेंट रिया सेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर कौन था वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति, सुरक्षा तंत्र का मास्टरमाइंड, जो कि पाकिस्तान का मोहरा था। दोस्तों, कहानी काफ़ी लंबी हो गई है,
ये अगला पार्ट में कल लेकर ये कहानी आऊँगा कि वो मास्टरमाइंड कौन था। कल की कहानी और इसका तीसरा पार्ट देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त कहानी है, सुनकर आपको भी झटके लग जाएंगे। और दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि देश के गद्दारों को, सेना के गद्दारों को क्या करना चाहिए, क्या सज़ा देनी चाहिए। कम से कम 500 लोगों ने जवाब दिया जो हमारे देशभक्त दोस्त हैं, लेकिन उन 500 में 10 जवाब ऐसे आए दोस्तों कि सुनकर दिल बाग बाग हो गया। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया कहानी, नहीं तो मेरा दिली इच्छा था कि उन 10 का नाम मैं बताऊं, लेकिन आज कहानी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन वादा है कल की कहानी में उन 10 लोगों का नाम जरूर बताऊंगा और क्या क्या कमेंट किया ये भी बताऊंगा, क्योंकि वो देशभक्त थे। और आज का क्वेश्चन दोस्तों, देश से गद्दारी करने वाले चाहे बड़े अधिकारी हो या छोटा जवान हो, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसके साथ साथ आप कहाँ से जवाब दे रहे हैं, किस गांव, कौन सा शहर, कौन सा स्टेट, ये भी लिखिएगा ताकि मैं आपका भी नाम कल बताऊंगा। क्योंकि कल की कहानी छोटा ही होगा, इसमें मैं 20-25 आदमी का नाम जरूर बताऊंगा, उनका जिला और स्टेट के साथ। इसलिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम बताऊं मैं। और दोस्तों इसी के साथ हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार तीसरा पार्ट लेकर, उस गद्दार का नाम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।